हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू समझो केमिस्ट्री डिटेल में। मैं सॉल्व कर रही थी आपके लिए नीट 2023 एग्जाम के केमिस्ट्री क्वेश्चंस। ऑल द क्वेश्चंस आई हैव डन इन 2 पार्ट्स ऑफ माय वीडियो। आप मेरे चैनल में जाके ये 2 वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व from question number 81 to 100. It is the last part of the video. So my request to you is that बहुत मेहनत लगता है, आप देख लीजिए। क्वेश्चंस लिखना पड़ता है, उसके बाद उसको सॉल्व भी करना पड़ता है। सो वीडियो को लाइक तो आपने करना ही करना है, बिकॉज ये वीडियोस अच्छे होते हैं और अगर अच्छा लगे, नॉलेज मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। सो शुरू करते हैं आज के वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका 81। It is said weight in gram of 2 moles of the organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in presence of CaO is, these are the options, sodium hydroxide plus CaO। ये जो मिक्सचर है इसको हम कहते हैं सोडा लाइम। तो सोडा लाइम से अगर हम सोडियम इथानोएट, जो कि सोडियम सॉल्ट ऑफ द इथानोइक एसिड है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो हमें मिलते हैं एल्केन। तो वो रिएक्शन पहले लिखते हैं आंसर में, CH3COONA प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। ये हो गया आपका सोडा लाइम। सोडा लाइम में से सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करते हैं, इसका फंक्शन कुछ और है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो आपका पार्ट है यहाँ से COONA और ये जो ONA है, ये टोटल आपका जुड़ जाएंगे और बनेंगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और बचा क्या CH3 यहाँ पे और हाइड्रोजन, तो ये दोनों मिलके बन जाएगा CH4 मीथेन। तो अब देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है बोला है, Na2CO3 तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, CH4 इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें CH4 का कितना मोल का फॉर्मेशन हुआ है, 1 मोल ऑफ CH4 हैज बीन फॉर्म्ड, और हमें 2 मोल का मास निकालना है। So mass of 1 mole CH4 you can easily calculate, it is 16 gram. So mass of 2 moles कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 into 16, that means 32 gram. So which option is correct? First option is correct. This is the next question students. इस क्वेश्चन में पूछा गया है which of the following reactions will not give primary amine as the product. तो पहले देखिए फर्स्ट रिएक्शन तो नाइट्राइल कंपाउंड है CH3CN, ट्रीट किया जा रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो रिडक्शन होगा क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट है, और जब नाइट्राइल का रिडक्शन होता है तो हमें प्राइमरी एमीन मिलते हैं। तो लिखते हैं रिएक्शन नंबर 1, CH3CN अपॉन ट्रीटमेंट विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड will form CH3 both with the carbon atom and the nitrogen atom, hydrogen atom will be added, total 4 hydrogen atom का एडिशन हो जाएगा। सो ये हो जाएगा CH3 CH2 NH2। तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे कि प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हुआ है। जब NH2 फंक्शनल ग्रुप रहते हैं तब जो अमीन होते हैं उसको हम प्राइमरी अमीन बोलते हैं। उसके बाद नंबर 2 को देख लीजिए। नंबर 2 में है आइसोनाइट्राइल CH3NC, सेम रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे N पहले है और C बाद में है, और N टोटल 3 बॉन्ड बना सकते हैं। एक बॉन्ड उसका CH3 के साथ है, एक बॉन्ड उसका कार्बन के साथ है, अभी इसके साथ एक और हाइड्रोजन ही आएगा, और ये जो आपका टर्मिनल कार्बन एटम है इसके साथ 3 हाइड्रोजन आना ही होगा, नहीं तो कार्बन का टेट्रा वैलेंसी पूरा नहीं होगा। सो आपका जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी CH3NH CH3। सो ये जो NH फंक्शनल ग्रुप है दैट मीन्स इट इज सेकेंडरी अमीन। सो दिस वाज 1 डिग्री अमीन, दिस इज 2 डिग्री अमीन। नाउ लेट अस सी रिएक्शन 3। इन रिएक्शन 3 इट इज प्राइमरी अमाइड CH3CONH2। आप इसको अगर कॉमन नेम हो जाएगा एसिटामाइड, IUPAC नेम होगा इथानामाइड। सो इसको भी जब हम ट्रीट कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये जो CO ग्रुप है ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH2 में। सो द प्रोडक्ट विल बी CH3CH2NH2। सो आप देख रहे हो यहाँ भी प्राइमरी अमीन ही बना। नाउ लेट अस सी रिएक्शन 4। रिएक्शन 4 में वही प्राइमरी अमाइड है
CH3CONH2। इसमें जो रिएजेंट है उसको ध्यान दीजिए, Br2KOH। Br2KOH, ये जो KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक्वस या तो इथानोलिक सोल्यूशन लिया जाता है। तो जो रिएक्शन है इट इज ए वेरी वेरी फेमस नेम रिएक्शन, इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन, जिसको हॉफमैन डिग्रेडेशन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, माइग्रेशन हो जाता है और हमें क्या मिलते हैं, एक कार्बन एटम कम वाला एमीन मिल जाता है CH3NH2, इसलिए इसका नाम है डिग्रेडेशन। और दिस इज द मेजर प्रोडक्ट CH3NH2, सो इट इज अगेन ए 1 डिग्री एमीन। सो अब देखिए, ओनली इन केस ऑफ नंबर 2 सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन हुआ है। सो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट? Option 2 will be the correct answer here. Now in this question students, they are saying the right option for the mass of carbon dioxide produced by heating 20 gram of 20% pure limestone is, आपका limestone जो है, sample of limestone it is 20% pure, और आपको लाइमस्टोन का हीटिंग से जो रिएक्शन हो रहा है वो भी आपको दे दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, साथ में एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज ऑल्सो गिवन। तो पहले हम ये रिएक्शन देखते हैं, CaCO3 गेटिंग कन्वर्टेड टू CaO प्लस CO2। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से देखिए अपन हीटिंग 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो इसका मास क्या है, आप सबको पता है, इसका मास 100 होगा, बिकॉज कैल्शियम का हो गया 40 प्लस इसका 12 प्लस 16 into 3 48 and it will come 100 ग्राम। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का मास क्या होगा, इट विल बी 44 ग्राम। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि 20% जो कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन है, 20 ग्राम का 20% कितना होगा, बिकॉज उतना ही प्योर होगा, ठीक है ना। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि 20% ऑफ 20 ग्राम लाइमस्टोन will be equal to what? 20 gram into 20% मतलब 20 by 100, so it will be 400 by 100, so it will be 4 gram। so यहाँ से हम देख पा रहे हैं from the reaction, उससे हमें जानकारी ये मिल रहा है कि so 100 gram pure CaCO3 produces 44 gram carbon dioxide, so 1 gram will produce 44 by 100 and 4 gram will produce 44 into 4 divided by 100। so ये कितना आएगा, 176 divided by 100, so it will come 1.76 ग्राम। तो ये हमारा आंसर आ गया। so which option is correct? Option 1 is the correct answer। so अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कहा गया है प्रोडक्ट को, ये जो रिएक्शन है इसमें, ये जो कंपाउंड है इसको आप देख ही पा रहे हो, इट इज डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसको 3 स्टेज में रिएक्शन करना है आपने। नंबर 1 में आपको इसको ट्रीट करना है Cu2Br2HBr। अब Cu2Br2 इट इज एज गुड एज CuBr, ये CuBr भी आप मान सकते हो, क्यूप्रस ब्रोमाइड। क्यूप्रस ब्रोमाइड को HBr में डिजोल्व करके अगर हम डायजोनियम सॉल्ट के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन आपको दिखाते हैं। ये आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। फर्स्ट हम इसको ट्रीट कर रहा है Cu2Br2HBr। तो यहाँ पे जो कॉपर के साथ हैलोजन एटम है वो आ जाता है बेंजीन रिंग में, नाइट्रोजन का सब्सटीट्यूशन हो जाता है, Cl- अलग हो जाता है। सो हमें फर्स्ट स्टेज में जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी दिस, हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। अब इसके बाद हम इसको ट्रीट कर रहे हैं मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर से, तो बनते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। अब ये लास्ट रिएक्शन है आपका, अभी इसको आपको वाटर के साथ ट्रीट करना है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसमें होगा क्या, जो भी आपके सब्सटेंसेस है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, इस टाइप के सब्सटेंसेस के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस होगा। जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो जो है आपके बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे वो अटैच हो जाएगा और हमें मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन। अब ये होता है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgBr। इसके साथ अगर वाटर का रिएक्शन होता तो जो R है उसके साथ ये MgBr निकल जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वाटर में से R के साथ अटैच हो जाता है और हमें कंपाउंड जो मिलते हैं वो है RH और साथ में बनते हैं Mg और ये जो OH ग्रुप यहाँ पे रह गया OH और Br,
ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे अगर AR है तो ARH हो जाएगा। सो ARH होना मतलब बेंजीन बन जाएगा, और साथ में MgOH बियर, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये है बेंजीन। सो व्हिच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन? So option number 1 will be the correct option. Now in this question students, they are asking you to find out the number of sigma bond, pi bond and lone pair of electrons in pyridine. pyridine का पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। This is the structure of pyridine. यहाँ पे नाइट्रोजन एटम होते हैं। तो pyridine में कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके लिए हम इसको खोल के लिखते हैं स्ट्रक्चर को। सो देखिए, हर एक कार्बन एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम होगा, तो इस तरह से होगा स्ट्रक्चर आपका। तो ये स्ट्रक्चर है आपका pyridine का, हमने खोल के लिख दिया इसको। तो इसमें आप गिनिए कितना सिग्मा बॉन्ड है। हर एक कार्बन जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है वहाँ पे एक तो सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो ये देखिए, ये एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है 1, ये 2, यहाँ पे एक आपका 3, 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो सिग्मा बॉन्ड्स के नंबर कितना हुआ? 11। तो सिग्मा बॉन्ड्स ये मिल गया हमें 11। पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड है। सो पाई बॉन्ड्स 3, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक नाइट्रोजन के पास है। सो लोन पेयर्स कितने होंगे? ये हो जाएंगे 1। तो 11, 3, 1, ये वाला ऑप्शन जो नंबर 2 है ये करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 स्टूडेंट्स, व्हिच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज? इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। हार्मोडायनामिक्स चैप्टर से सीधा ये रिलेशनशिप जो है हमें पता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा Ng/RT। सो ऑप्शन 1 विल बी द correct answer. Now students, we are going to solve question number 87. Question number 87 में देखिए, ये जो कंपाउंड दिया गया है आपको, ये कंपाउंड एक ईथर है, और ये कंपाउंड में बेंजाइल एराइल ईथर यू कैन से। एक साइड में बेंजाइल ग्रुप है, एक साइड में फिनाइल ग्रुप है, और इसको ट्रीट किया जा रहा है HI से। तो जब हम HI से इसको ट्रीट करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट्स दोनों है, इसी को ही आपको फाइंड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो आप देखिए, यहाँ पे जब हम रिएक्शन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो HI है, HI से बनेगा H प्लस प्लस I माइनस, और इन द फर्स्ट स्टेप जो H प्लस है वो H प्लस को, ये जो आपका ईथर में ऑक्सीजन एटम है जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले करके H प्लस के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब ये होगा तब जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहेंगे प्रोटोनेटेड ईथर। तो फर्स्ट स्टेज में तो ये प्रोटोनेटेड ईथर बन रहा है, इसको नीचे लिखता है, इधर में जगह कम है। तो अब देखिए, ये जो प्रोटोनेटेड ईथर का फॉर्मेशन हुआ है, अब बारी है ऑक्सीजन एटम के 2 साइड में जो 2 बॉन्ड है, इनमें से कोई एक बॉन्ड टूटेगा। और ये जो पर्टिकुलर केस है, इसमें एक साइड में बेंजाइल ग्रुप है, एक साइड में फिनाइल ग्रुप है। यहाँ पे रिएक्शन एसेंटो मैकेनिज्म से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे बॉन्ड टूटेगा, जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी जो है दैट विल डिसाइड कि कौन सा साइड का, ऑक्सीजन एटम के कौन सा साइड का बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। अगर ये राइट साइड का बॉन्ड जो ऑक्सीजन और फिनाइल ग्रुप के बीच में है, ये वाला बॉन्ड अगर टूटता है, ये वाला बॉन्ड, तो क्या होगा? फिनाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, जो कि हाईली अनस्टेबल है। लेकिन जो लेफ्ट साइड के बॉन्ड है, अगर ये टूटते हैं इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे एरो से दिखा रही हूँ, ये टूटते हैं तो ऑक्सीजन एटम, क्यों ये बॉन्ड टूटेगा? बिकॉज ऑक्सीजन एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा। तो ये बॉन्ड टूटने से क्या कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा? बेंजाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और बेंजाइल कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल देन कंपेयर टू फिनाइल कार्बोकैटायन, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकैटायन जो है इट इज हैविंग रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। सो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में बनेगा, और साथ में बनेगा फिनॉल। ये मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। अब फिनॉल एक प्रोडक्ट आपका बन चुका है, हमें ए और बी में से दोनों को निकालना था, तो एक प्रोडक्ट आपका निकल चुके हैं। अभी अगला स्टेप में क्या होगा? जो आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, जो कि I माइनस है, ये I माइनस इमीडिएटली किसको अटैक करेगा? ये जो C प्लस है इसको अटैक करेगा, और आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा ये दोनों
आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन में जो नंबर 2 है इसमें जो दो प्रोडक्ट है यही हमारा ए और बी है। एक है आपका बेंजाइल आयोडाइड और दूसरा है आपका फिनॉल। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 स्टूडेंट्स, ये डी एंड ए ब्लॉक से क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमो ऑक्साइड्स विच आर आयोनिक। नाउ एमो ऑक्साइड क्या है? मोनोक्साइड। तो मोनोक्साइड सारे एलिमेंट्स जो है फॉर्म करते हैं एक्सेप्ट स्कैंडियम। तो देखो यहाँ पे बात यह है कि जो स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम एकमात्र ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करते हैं। अब देखिए स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका आर्गन कोर 3d1 4s2। अगर स्कैंडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा आर्गन कोर 3d1। तो दिस इज नॉट ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट्स वाई स्कैंडियम जो है एक और इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है। उसके बाद है स्टेटमेंट बी, द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इज अटेन्ड इन Sc2O3 टू Mn2O7। अब देखो स्कैंडियम से लेकर के मैंगनीज तक जो ग्रुप नंबर्स है वो है 3 से लेकर के 7 तक। सो 3 से लेकर के 7 तक ये जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स है 3D सीरीज के, मैं आपको ग्रुप में जो डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स है मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए थर्ड ग्रुप में है स्कैंडियम, फोर्थ ग्रुप में है टाइटेनियम, फिफ्थ में है वेनाडियम, सिक्स्थ में है क्रोमियम और 7th में है मैंगनीज। तो ये सारे जो ग्रुप नंबर जितना उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट ये एग्जिबिट करते हैं अपना ऑक्साइड्स में। जैसे कि स्कैंडियम ये फॉर्म करते हैं Sc2O3, क्या हुआ स्कैंडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3। टाइटेनियम यहाँ पे फॉर्म करते हैं TiO2। TiO2 मतलब टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया, ग्रुप नंबर भी 4। तो टाइटेनियम अपना ऑक्साइड में ग्रुप नंबर जो कि 4 है उसको एग्जिबिट कर रहा है। फिफ्थ में वेनाडियम जो है फॉर्म करते हैं V2O5। तो इसमें भी देखिए ग्रुप नंबर 5 है, वेनाडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट भी इस ऑक्साइड में 5 ही है। सिक्स्थ में जो है क्रोमियम है, क्रोमियम जो है फॉर्म करते हैं CrO3। CrO3 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +6, जो कि ग्रुप नंबर 6 है, क्रोमियम एग्जिबिट करता है। और जो 7th है यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उसमें मैंगनीज फॉर्म करते हैं Mn2O7। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 है। तो अब देखिए अप टू मैंगनीज जो कि ग्रुप 7 तक है, सब लोग जो है एलिमेंट्स जो 3D सीरीज के हैं दे एग्जिबिट द ग्रुप नंबर इन देयर ऑक्साइड्स। लेकिन ग्रुप 8 जब आ जाएगा इसमें है आयरन। आयरन को तब अपना ऑक्साइड में +8 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करना चाहिए, लेकिन आयरन का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। आयरन फॉर्म करते हैं Fe2O3। इसके अलावा FeO भी फॉर्म करते हैं। FeO में तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और भी लो है, दैट इज +2। तो दैट इज वाई इट इज करेक्टली सेड कि जो आपके स्कैंडियम से लेकर के मैंगनीज तक ये सारे ही अपने ऑक्साइड्स में जितना ग्रुप नंबर है मैक्सिमम उतना ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। सो ये भी स्टेटमेंट नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट नंबर सी, इसमें बोल रहा है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5। तो अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए मेटल का क्या है। वेनाडियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसमें है +4 और इसमें है +5। तो बात यह है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है एसिडिक कैरेक्टर ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, ना कि बेसिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज किस लिए होते हैं? बिकॉज जैसे जैसे आपकी चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ये इंक्रीज होता जाएगा तो चार्ज बाय साइज रेशियो इंक्रीज होता जाएगा। चार्ज बाय साइज रेशियो जितना इंक्रीज होता जाएगा उतना ही जो आपका पोलराइजिंग पावर है मेटल का वो इंक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स MO बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो इट विल नॉट बी ब्रोकन इजिली। अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो सॉल्यूशन में OH- आयन ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स जो आपके
oxides हैं, they will not be basic in nature as the oxidation number will be increasing. So V2O3 से लेकर के V2O5 तक जैसे हम जाएंगे तो acidic character will gradually increase और basic character will gradually decrease. So ये जो statement है नंबर C में ये गलत है. उसके बाद नंबर D में बोल रहा है V2O4 dissolves in acids टू गिव VO4-3 सॉल्ट. नहीं, VO4-3 सॉल्ट में देखिए वेनाडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, तो ये नहीं फॉर्म करते हैं. जो आपका V2O4 है वो बेसिक है नेचर में, जब वो एसिड में डिजॉल्व करते हैं सो ये फॉर्म करता है VO+2 सॉल्ट. सो दिस इज इनकरेक्ट. नंबर ई में है कि CrO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक. ये करेक्ट है. करेक्ट इसलिए है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे जैसे मेटल ऑक्साइड में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता जाएगा तो बेसिक करेक्टर ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा, एसिडिक करेक्टर ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा. तो बिल्कुल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होगा. इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल एग्जिबिट करेगा दैट विल बी एम्फोटेरिक, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जिस ऑक्साइड में वो एग्जिबिट करेगा दैट विल बी एसिडिक. तो देखिए ये जो क्रोमियम है ये CrO जब फॉर्म कर रहे हैं तो ये तो बेसिक है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 2. Cr2O3 इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और क्रोमियम एक और ऑक्साइड जो बनाते हैं वो है आपका CrO3, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 6. अब देखिए ये जो Cr2O3 है ये इंटरमीडिएट है तो ये क्या हो जाएगा एम्फोटेरिक, और CrO3 क्या होगा it will be acidic. So this is correctly said. So ये भी ऑप्शन करेक्ट है. So दो ही ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग निकले, वो है C और D. तो C और D जहाँ पर है जो कि नंबर 2 में है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. नाउ इज क्वेश्चन नंबर 89. क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है कि which amongst the following will be most readily dehydrated under acidic condition. तो डिहाइड्रेशन का मतलब आपको पता होगा. डिहाइड्रेशन का मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी एलिमिनेटेड. तो देखिए जो आपके फास्ट कंपाउंड है उसको छोड़ के बाकी जितना भी आपके कंपाउंड्स है 2, 3, 4 हर एक में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है. अब देखिए नाइट्रो ग्रुप के प्रेजेंस में होगा क्या, एसिडिक कंडीशन मतलब H+ आएगा, और H+ को कौन एक्सेप्ट करेगा, ये जैसे फास्ट कंपाउंड में 2 OH ग्रुप है, कोई एक OH ग्रुप अगर H+ को एक्सेप्ट कर लिया तो ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा, OH2+ बन जाएगा. ये इस तरह से इसके पास एक लोन पेयर रह जाएगा और ये आगे आपका एज इट इज रहेगा इस तरह से. ठीक है, तो अब देखिए अभी OH2 जैसे बन गया तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये पुल करके एज वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा. अब अगर इस चेन में नाइट्रो ग्रुप कहीं पे होता तो नाइट्रो ग्रुप बीइंग द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट है इसका. ये क्या करता, ये जो बॉन्ड है बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचता, अल्टीमेटली जो कार्बन एटम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज का इंटेंसिटी वो इंक्रीज कर देते, इलेक्ट्रॉन खींच के पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड और ज्यादा वो बढ़ा देते, जिसके कारण क्या होना था, जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाना था. बिकॉज कोई भी एटम के ऊपर प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो उसकी इंटेंसिटी अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं. तो इसीलिए ये जो फास्ट कंपाउंड है इसमें कोई नाइट्रो ग्रुप नहीं है. तो इस कंपाउंड में अगर इस पोजीशन में C+ का फॉर्मेशन होते हैं ये C+ इतना लेस स्टेबल नहीं होगा. लेकिन ये सेकंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड, फोर्थ कंपाउंड हर एक में नाइट्रो ग्रुप रहने के कारण अगर डिहाइड्रेशन होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नाइट्रो ग्रुप काफी ज्यादा डिक्रीज कर देते हैं. इसीलिए डिहाइड्रेशन जो है मोस्ट रेडिली विल टेक प्लेस फॉर नंबर 1. सो नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. क्वेश्चन नंबर 90 स्टूडेंट्स, ये जो है मेटलर्जी से क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में पूछा गया द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस इन ए ब्लास्ट फर्नेस बिटवीन 900 केल्विन टू 1500 केल्विन टेम्परेचर रेंज ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज. अब देखिए फास्ट रिएक्शन जो है FeO CO के साथ रिएक्शन कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है FeO का और Fe और CO2 बन रहा है. ये रिएक्शन जो है डज टेक प्लेस विद इन दिस टेम्परेचर रेंज 900 केल्विन टू 1500 केल्विन, बट देन FeO इज नॉट रिड्यूस्ड बाय CO बट FeO विल बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन. सेकेंड क्वेश्चन देखिए C+ CO2 प्रोड्यूसिंग 2CO. ये जो है जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन है.
यहाँ पे हाईली एंडोथर्मिक है रिएक्शन। ये रिएक्शन आपका होता है इन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, जहाँ पर टेम्परेचर है 1423 केल्विन टू 1673 केल्विन। दैट मीन्स ये रिएक्शन ये टेम्परेचर रीजन में हो रहा है। सो ये तो गलत है। CaO प्लस SiO2 ये है जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। ये होता है इन द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, और इसमें जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो है 1123 केल्विन टेम्परेचर। अब ये जो रिएक्शन है तो दैट मीन्स ये भी रिएक्शन जो है इस टेम्परेचर रेंज में होता है। और जो लास्ट रिएक्शन है Fe2O3 प्लस CO प्रोड्यूसिंग 2FeO प्लस CO2, तो दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस विद इन दिस टेम्परेचर रेंज, बिकॉज ये जो है 900 केल्विन से कम टेम्परेचर में ही ये रिएक्शन हो जाता है। इसमें जो टेम्परेचर है 773 टू 873 केल्विन। तो ये क्वेश्चन जो है टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सो यहाँ पे टिक मार्क देने से कंफ्यूजन हो जाएगा, ये टिक मार्क हटा देते हैं। तो ये जो रिएक्शन है जो नहीं होगा विद इन दिस टेम्परेचर रेंज, इसीलिए नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91 स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। ये जो कंपाउंड है इसके साथ कौन सा रिएजेंट का रिएक्शन हो रहा है, ये फॉर्मूला देख करके आपको समझ आ रहा है। दिस इज टॉलेंस रिएजेंट, जो कि एमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होते हैं। इसको इस तरह से लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म में। तो ये आपका OH माइनस मतलब मीडियम बेसिक होगा। तो ये आपका जो कंपाउंड है इसमें देखो 2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो कीटो ग्रुप भी प्रेजेंट है, एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट। तो हमें पता है कि जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज इजीली इसलिए होते हैं बिकॉज इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम गेट कन्वर्टेड इनटू OH, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाती है। तो जिसके कारण बाकी कोई बॉन्ड का, कोई क्लीवेज का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता, कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा। ओनली ये जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन है इसके साथ एक ऑक्सीजन आ जाएगा और ये OH बन जाएगा, तो जिसके कारण ये इजीली एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटो ग्रुप का यहाँ पे कुछ नहीं होगा। एल्डिहाइड्स अगर इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है दैट मीन्स दे एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो टॉलेंस रिएजेंट है इसके साथ जब एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं तो ये जो सिल्वर आयन है यहाँ पे देखिए Ag+ आयन फॉर्म में है, ये Ag+ से रिड्यूस होकर के मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन करता है? एल्डिहाइड करता है यहाँ पे, ठीक है। मेटेलिक सिल्वर का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, उसी को ही हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सो ये जो टॉलेंस रिएजेंट है इसके साथ जब ये रिएक्शन करेगा कंपाउंड, बस ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन होगा? ये जो ऑप्शन 2 है इसमें देखिए ये जो आपका CHO ग्रुप था, ये CHO ग्रुप क्या में कन्वर्ट हो गया? COO- कार्बोक्सिलेट आयन, दैट मीन्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। सो ये नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 92 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइज इन वन यूनिट सेल ऑफ FCC। मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में, एक यूनिट सेल में, एक एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कितना फ्रैक्शन एक यूनिट सेल को मिलते हैं। आप ये साइड में बना हुआ डायग्राम देखिए, ये जस्ट एक क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें जो लैटिस पॉइंट्स है दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स एज वेल एज इन द फेस सेंटर्स। जो FCC क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का अगर क्रिस्टल हो तो जो क्लोराइड आयन है वो बनाएगा 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। सो क्लोराइड आयन्स जो है ये सारे कॉर्नर्स में होंगे, हर एक फेस का सेंटर में भी होंगे। और Na+ का पोजीशन कहाँ पर होंगे? Na+ विल ऑक्युपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर होते हैं? एज सेंटर में होते हैं। ये आपका एक एज सेंटर है, ये सारे एज सेंटर्स हो सकते हैं। तो पर्टिकुलर कोई एक एज सेंटर में जो आपके एटम है वो एटम कितना यूनिट सेल के साथ उसकी शेयरिंग होती है? उसकी शेयरिंग होती है 4 और यूनिट सेल के साथ। एंड दैट्स हाउ एक यूनिट सेल को इसका कितना कंट्रीब्यूशन जाता है? 1/4। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 2 will be the correct answer. Question number 93. In this question they are saying the equilibrium concentrations of the species in the reaction A plus B producing C plus D are 2, 3, 10 and 6 mole per liter respectively at 300 Kelvin temperature. अब डेल्टा G0 आपको इस रिएक्शन के कैलकुलेट करना है। R की वैल्यू उन्होंने दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये आपके ऑप्शंस है, तो सॉल्व करते हैं इसको।
इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log K। सो अब देखिए K का एक्सप्रेशन जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये मैं पहले इधर में आपको लिख के दिखा दे रही हूँ। K equilibrium constant will be equal to what? Concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B. Delta G is equal to -2.303 into R की वैल्यू यहाँ पे जो दिया गया है वही यूज करना पड़ेगा 2। टेम्परेचर आपको 300 केल्विन बता दिया गया है, 300 इंटू लॉग, अभी K के लिए हम C, D, A, B इन सब का जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वैल्यू मोल पर लीटर में दिया गया है वो वैल्यूज को हम पुट करते हैं। सो 10 इंटू 6 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 3। सो नेक्स्ट इज -2.303 इंटू 2 इंटू 300 log 60/6, दैट मीन्स ये 10 हो जाएगा अल्टीमेटली। सो -2.303 इंटू 2 इंटू 300 log 10। अब log 10 की वैल्यू 1 है, सो हमारा एक्सप्रेशन आ गया -1381.8 कैलोरी। सो दिस इज अवर आंसर। सो लेट्स चेक व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94 स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स और स्पीसीज। ये आपको टोटल जो है 7 स्ट्रक्चर्स आपको दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ कंपाउंड्स और स्पीसीज व्हिच ओबे हाकल्स रूल। तो ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। तो हाकल्स रूल ओबे करने वाले कंपाउंड्स में हमें पता है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसका आंसर करते हैं। Now let us put the value of n as 0. Then number of pi electrons will be how many? 4 into 0 plus 2. That means it will be 2 pi electrons. When n is equal to 1, then pi electrons will be how many? 6 pi electrons. When n is equal to 2, then pi electrons कितने होंगे? 10 pi electrons. When n is equal to 3, then pi electrons will be how many? It will be 14. तो इतना करने से हमें चल जाएगा। हम अभी देखेंगे कि ये जो कंपाउंड्स है एक एक करके लेंगे, इनमें अगर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इनमें से अगर आया तो इट विल ओबे हाकल्स रूल, और इनमें से अगर नहीं आया तो हाकल्स रूल ये ओबे नहीं करेंगे। तो आप देखिए जो फास्ट कंपाउंड है इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पाई बॉन्ड जो है 1 2 3 4 5 आपके पाई बॉन्ड्स है। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n is equal to 2 means 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल ओबे हाकल्स रूल। उसके बाद सेकंड वाला, इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है, ये दोनों 4, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो इट विल ऑल्सो ओबे हाकल्स रूल। देन इज नंबर 3 2 पाई बॉन्ड, सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो कोई भी 4 नंबर में पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं है, सो इट विल नॉट ओबे हाकल्स रूल। उसके बाद है ये वाला नंबर 4, इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। सो 2 और 2 4, सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 भी इसमें से नहीं है, सो इट विल ऑल्सो नॉट ओबे हाकल्स रूल। देन कम टू नंबर 5, इसमें 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, सो 2 मतलब इट विल ओबे हाकल्स रूल। देन इज नंबर 6, नंबर 6 में 1 2 3 4 4 पाई बॉन्ड्स है, दैट मीन्स 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 8 इनमें से कोई भी नहीं है, सो इट विल नॉट ओबे हाकल्स रूल। इसके बाद है नंबर 7, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इंटू 2 दैट मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 14 तो है हमारे पास, सो इट विल ओबे हाकल्स रूल। सो टोटल कितना कंपाउंड सबका हाकल रूल को ओबे कर रहा है, 1 2 3 4, तो 4 कंपाउंड जो है हाकल्स रूल ओबे कर रहा है। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, नंबर 4 विल बी द correct option. Now question number 95 students. Question number 95 says which complex compound is most stable? इनमें से आपको सबसे स्टेबल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए
ये जो कंपाउंड्स है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4, इन सब में जो लिगेंड्स है दे आर द मोनोडेंटेड लिगेंड्स, इसमें कोई डाइडेंटेड लिगेंड नहीं है। लेकिन ये जो कंपाउंड 2 है इसमें इथिलीन डायमीन है, जिसको एन से लिखा जाता है, तो 2 इथिलीन डायमीन है, तो डाइडेंटेड लिगेंड मतलब चिलेट फॉर्मेशन विल बी देयर, और चिलेशन जहां पर होगी वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो है बाकी जो कॉम्प्लेक्सेस है उसके कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 96 स्टूडेंट्स, ये रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से आपको दिया गया है। ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, तो ए बी सी ये जो कोएफिशिएंट्स है इनकी वैल्यूज जो है आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 4 ऑप्शंस है यहाँ पे, तो आप देखिए एक एक करके अगर हम ऑप्शन वाइज यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं तो जिस ऑप्शन में हम देखेंगे दोनों साइड में चार्जेस जो है इक्वल हो रहा है वही ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले हम नंबर 1 ऑप्शन से शुरू करते हैं जिसमें ए बी सी की वैल्यू दिया गया है 3, 8 और 1। तो 3 पुट करिए यहाँ पे बी की जगह 8 पुट करिए और यहाँ पे सी की जगह 1 पुट करिए। तो रिएक्टेंट साइड में चार्जेस क्या क्या हो रहा है, -6, -16 +1। अगर आप 3 यहाँ पे पुट करोगे एक ही वैल्यू, तो 3 डाइक्रोमेट अनायन मतलब एक डाइक्रोमेट अनायन का चार्ज है -2, सो 3 डाइक्रोमेट आयन का चार्ज हो जाएगा -6। उसी तरह से जो है बी की वैल्यू 8 अगर पुट करोगे तो 8 सल्फाइड आयन का चार्ज हो जाएगा -16, और सी की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो 1H+ मतलब +1। सो ये आपका कितना आ रहा है -21। प्रोडक्ट में देखिए 2ACr+3, ए की वैल्यू 3 है तो 6Cr+3 मतलब ये हो गया 18, और ये माइनस में होगा तो बी की वैल्यू 8 मतलब इट विल बी -16, दैट मीन्स ये आ रहा है 2। तो आप देखिए -21 और 2 चार्जेस बैलेंस नहीं है, सो दिस ऑप्शन विल नॉट बी द करेक्ट वन। उसके बाद नंबर 2 करते हैं। रिएक्टेंट, इसमें आपका ऑप्शन है 183। अगर आप ए की वैल्यू 1 लेते हो तो ये -2 हो जाएगा, 8 मतलब ये हो जाएगा -16, तो लिखते हैं -2 -16, और जो C है वो है 3 मतलब यहाँ पे +3 हो जाएगा, सो ये आएगा -15। और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट में देखिए 1 ए की वैल्यू तो दैट मीन्स 2Cr+3 सो इट इज +6, बी की वैल्यू 8 सो -16 सो इट इज कमिंग -10। तो देखिए चार्जेस बैलेंस नहीं है। इसके बाद हम नंबर 3 को करते हैं। नंबर 3 का जो वैल्यूज है वो है 813, तो ए की वैल्यू 8 पुट कीजिए तो 8 × -2 ये हो जाएगा -16, बी की वैल्यू 1 है मतलब ये हो जाएगा -2, और सी की वैल्यू 3 है तो इट विल बी +3, अगेन इट इज -18 +3 सो इट विल बी -15। नाउ प्रोडक्ट में देखिए 2A, ए की वैल्यू 8 है तो 16Cr+3 मतलब 48, प्लस बी SO4 -2, बी की वैल्यू है 1 सो इट विल बी -2 सो इट इज कमिंग 46। सो देखिए चार्जेस बैलेंस नहीं है, सो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, नंबर 4 ही होगा यहाँ पे आंसर। तो नंबर 4 में जो कोएफिशिएंट के वैल्यूज है दे आर 1, 3 एंड 8, तो ए की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो ये आएगा -2, बी की वैल्यू 3 पुट कीजिए तो ये आएगा 3 × -2 दैट मीन्स -6, और 8 आप सी की वैल्यू पुट कीजिए तो +8 हो जाएगा, -8 + 8 तो ये आ जाएगा 0। ये आपका रिएक्टेंट का हो रहा है 138, ये वैल्यू प्रोडक्ट में पुट करना हमें, तो 1 मतलब 2Cr+3 दैट मीन्स ये +6, 3SO4 -2 मतलब -6, ये भी 0 हो रहा है ये प्रोडक्ट का। वाटर मॉलिक्यूल को हमें यहाँ पे देखने का जरूरत नहीं है बिकॉज अगर चार्जेस बैलेंस्ड है तो कोएफिशिएंट सही है, सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 97 स्टूडेंट्स, 97 में 2 स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट 1 है द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड टू यूट्रोफिकेशन। स्टेटमेंट 2 में है यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। सो अभी आपको करेक्ट ऑप्शन इनमें से चूज करना है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जानते हैं कि यूट्रोफिकेशन क्या है। यूट्रोफिकेशन मतलब न्यूट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं होती है वाटर में,
यूट्रोफिकेशन में वाटर बिकम्स न्यूट्रिएंट रिच। वो कैसे? आपको पता है कि जो फील्ड्स में जो फर्टिलाइजर्स वगैरह डाला जाता है, पानी के साथ वॉश आउट होकर के वाटर बॉडीज में आ जाते हैं, और ये जो फर्टिलाइजर्स है जब ये वाटर बॉडीज में आ जाते हैं तो वाटर बिकम्स हाईली न्यूट्रिएंट रिच। उनमें से जो फॉस्फेट आयन है वो फॉस्फेट आयन का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और जिसके वजह से इट एक्सिलरेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का फॉर्मेशन होता है बहुत ज़्यादा, और ये पूरा वाटर सरफेस को कवर कर लेते हैं। एल्गी आपको पता है कि एक टाइप का ग्रीन प्लांट है जो कि ऑक्सीजन जो पानी में होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, उसको कंप्लीटली कंज्यूम कर जाते हैं, जिसके कारण जो वाटर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है दैट डिक्रीजेस। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग हियर, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो ऑप्शन 3 विल बी द correct answer. Students, now question number 98. In 98 you see they have said identify the final product D obtained in the following sequence of reactions. ये आपके sequence of reactions है जहाँ पर आपको D फाइनल प्रोडक्ट ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आपके ऑप्शंस है। जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो आपका एल्डिहाइड है, ये इथेनॉल है। सो लेट्स सॉल्व इट। इसको हम फर्स्ट स्टेप में ट्रीट कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। क्या होगा? रिडक्शन विल टेक प्लेस एंड एल्डिहाइड अपॉन रिडक्शन वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने से वो एल्डिहाइड बनता है। तो एल्डिहाइड को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो वापस वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है। सो जो अल्कोहल यहाँ पे बनेगा दैट विल बी दिस वन, CH3H2OH। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट ए। नाउ ए इसको ट्रीट किया जा रहा है H2SO4 के साथ, हीट भी किया जा रहा है, देन इट विल बी डिहाइड्रेशन, एंड डिहाइड्रेशन होकर के ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, और जो एल्कीन यहाँ पे बनेगा दैट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट मीन्स इथिन यहाँ पे फॉर्म होगा। ये रिएक्शंस को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। सो ये मैंने मैकेनिज्म आपको दिखा दिया। तो ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना हमारा, ये हो गया आपका कंपाउंड बी। कंपाउंड बी को आगे हम किससे ट्रीट कर रहे हैं? HBr से। जब इसको हम HBr से ट्रीट करेंगे, यहाँ पे देखिए ये सिमेट्रिकल एल्किन है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के साथ Br ऐड होगा, किसी के साथ H ऐड होगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल एल्किन। मार्कोनिकॉव्स एडिशन यहाँ पे नहीं होगा। एक के साथ अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, एक के साथ ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका सेम ही बनेगा, CH3CH2Br। ये बन गया C। अब C जो है एक अल्काइल हैलाइड बन चुका है। अब C को ट्रीट किया जा रहा है ब्रोमोबेंजीन से। ब्रोमोबेंजीन जो कि एक एराइल हैलाइड है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, मेटल एंड ड्राई ईथर। और ब्रोमोबेंजीन के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। हमें मिलेगा CH2CH3, जिसको आप ऐसे करके भी दिखा सकते हो। ये भी CH2CH3 हुआ। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया? फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया है, इथाइल बेंजीन हमारा प्रोडक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 99 स्टूडेंट्स, इट इज सेड प्यूमिक स्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये आपके ऑप्शंस है। प्यूमिक स्टोन में जो डिस्पर्शन मीडियम है वो सॉलिड है, और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो गैस है। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पे मैचिंग करना है आपने लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को आपको मैचिंग करना है। लिस्ट 1 में आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर दे रखा है, और लिस्ट 2 में बॉन्ड्स जोन में प्रेजेंट है वो बॉन्ड्स दे रखा है। तो सबसे पहले है पैरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पैरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक SOOS लिंकेज है। ये पैरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड और कुछ नहीं है, 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का कंडेंसेशन होते हैं और 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन यहाँ पे एलिमिनेट होती है। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। ये आपका सपोज सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं। अब यहाँ से अगर 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाते हैं तो देखो क्या लिंकेज फॉर्मेशन हो रहा है, SOOS, ये लिंकेज फॉर्मेशन हो रहा है। दैट मीन्स पैरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड विल मैच विथ दिस वन, नंबर 3। इसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत सिंपल है, ये मैंने यहाँ पे बना ही लिया, आप देख ही रहे हो। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, 2 S डबल बॉन्ड O है और 2 SOH बॉन्ड है। सो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम मैच करेंगे किसको, नंबर 4 को।
अब है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो कि ओलियम है, जिसका फॉर्मूला है H2S2O7। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होते हैं, वही सेम 2 मॉलिक्यूल H2SO4 का कंडेंसेशन है, लेकिन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एलिमिनेटेड। तो क्या लिंकेज फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, SOS लिंकेज फॉर्मेशन हो गया। तो अब देखिए SOS लिंकेज किस में है, ये जो आपका नंबर 1 है उसमें SOS लिंकेज है, ये आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है। सो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को हम मैचिंग करेंगे ये नंबर 1 के साथ। अब बचा है सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड में आपको पता ही है कि सल्फ्यूरस एसिड में 2 SOH होता है, 1 S डबल बॉन्ड O होता है। ये आपका सल्फ्यूरस एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO3। सो सल्फ्यूरस एसिड को हम मैच करेंगे नंबर 2 के साथ। अब ऑप्शन चूज करने की बारी। A के साथ किसका मैचिंग हो रहा है, 3 का। अब देखिए ये दो नंबर 1 और नंबर 3 में A के साथ 3 को रखा गया है, इसमें भी A के साथ 3 को रखा गया है। B के साथ किसका मैचिंग हो रहा है, नंबर 4 का। ये दोनों में B के साथ नंबर 4 का है, और ये दोनों में A के साथ 1, A के साथ 1। तो पहले ही ये दोनों को आप स्ट्रेट वे एलिमिनेट कर दो। अब ये दोनों में से हमें चूज करना है, A और B का हो गया। अभी C को देखिए, C किसके साथ मैच हुआ है, नंबर 1 के साथ, और D मैच हुआ है नंबर 2 के साथ। सो ये C1D2। सो दैट मीन्स ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर।